कहते हैं जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आते। भारत में तो जुबान से निकली बात को पूरा करने के लिए जान देने तक की मिसालें देखने को मिल जाएंगी। मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन अब जमाना बदल गया है। ये कलयुग है, इसलिए जुबान और वादे को छोड़िए, गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं बची है। अभी 2-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने भोपाल में भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने की गारंटी दी थी। लेकिन इस गारंटी के फौरन बाद एनसीपी के जो नेता पीएम की नज़रों में भ्रष्टाचारी थे, उसे उप मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया गया। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ने की गारंटी के बरक्स आज बात करते हैं बीजेपी के वॉशिंग मशीन की, जिसमें धुलकर बड़े बड़े भ्रष्टाचारी साफ सुथरे और ईमानदार हो जाते हैं। 10 ऐसे दागी नेताओं के बारे में बताएंगे जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं, जिन्हें पहले बीजेपी जेल भेजने की कस्में खाती थी, लेकिन जैसे ही ये दागी नेता बीजेपी में शामिल हुए, वो ईमानदारी के पुतले बन गए। इस लिस्ट में सबसे ताज़ा नाम तो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार का है, जिन पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप 2014 से पहले बीजेपी लगाती थी। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई थी। अजीत पवार को लेकर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पवार को जेल में चक्की पीसने की बात कह रहे थे। अजीत पवार के बाद बात बीजेपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा, जिन्हें आजकल पूर्वोत्तर का अमित शाह भी कहा जा रहा है, असम में कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा को शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से 20 लाख रुपए हर महीने लिए, जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। इसके अलावा शर्मा गुवाहाटी के जलापूर्ति घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। इस घोटाले में एक अमेरिकी कंपनी के शामिल होने के कारण इसे लुइस बर्जर मामले के नाम से भी जाना जाता है। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी, जिसके बाद हेमंत ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। हेमंत अभी असम के मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी, ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से फेवर लिया था। शुभेंदु पर बाद में नारद स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की थी। शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस से अपना करियर शुरू किया। 1998 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। शुभेंदु का एक स्टिंग ऑपरेशन भी बहुत चर्चा में रहा, जिसमें वो तृणमूल सांसद मुकुल रॉय समेत कई नेताओं को अनौपचारिक लाभ देने के बदले में नकदी के रूप में कथित रिश्वत देते दिखाई दिए थे। लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उनके सारे दाग धुल गए। जितेंद्र तिवारी, पश्चिम बंगाल आसनसोल के कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी ने 2021 में तृणमूल छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इसका खुलकर विरोध किया था। सुप्रियो ने कहा था कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने का नुकसान होगा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें पार्टी में ले लिया था। नारायण राणे, जो अपना खुद का संगठन महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष बनाने से पहले शिवसेना और कांग्रेस से जुड़े थे, उन पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अविघ्न समूह से जुड़े 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का हिस्सा होने का आरोप लगाया था। 2019 में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ जांच बंद हो गई। प्रवीण डारेकर, 2009 से 2014 तक मनसे के विधायक रहे प्रवीण डारेकर पर 2015 में मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया, जिसके बाद आर्थिक अपराध शाखा को केस की जांच सौंपी गई। 2016 में डारेकर वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में शामिल हो गए और विधान परिषद पहुंच गए। साल 2022 में आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। डारेकर अभी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सुखराम और उनके सुपुत्र, जी हाँ, वही सुखराम जिनके गद्दे से नोट ही नोट निकले थे। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध सुखराम ने अपने बेटे अनिल शर्मा के साथ 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। सुखराम का नाम दूरसंचार घोटाले में सामने आने के बाद उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था।
सुखराम के बेटे अनिल शर्मा को बीजेपी ने मंडी से उम्मीदवार भी बनाया था। ये वही बीजेपी थी जिसने दूरसंचार घोटाले में शामिल सुखराम मामले पर 2 सप्ताह तक संसद नहीं चलने दी थी, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होते ही भ्रष्टाचार की बात खत्म हो गई। हार्दिक पटेल, गुजरात के पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर बीजेपी सरकार के दौरान राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। हार्दिक को इसकी वजह से तड़ीपार भी रहना पड़ा था। हार्दिक पर 20 केस दर्ज किए गए थे। कांग्रेस का आरोप है कि हार्दिक इन्हीं केस से डरकर अपना राजनीतिक करियर बचाने बीजेपी में चले गए। बेल्लारी के रेड्डी बंधु, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में पकड़ रखने वाले खनन माफिया, इन बंधुओं को 2018 में कर्नाटक चुनाव से पहले सीबीआई ने 16,500 करोड़ रुपए के खनन घोटाले मामले में क्लीन चिट दे दी थी। भारत की संपत्ति की इस तरह की दुस्साहसिक लूट के लिए मोदी सरकार ने बेल्लारी बंधुओं को आज़ाद कर दिया, क्योंकि तब बीजेपी को विधानसभा में जीत की चिंता थी। इस मामले में सजा मिली थी मुखबिरी करने वाले एक वन सेवा अधिकारी को, जिसे मोदी सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में रेड्डी बंधु भी धुल गए। आखिरी नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। 2020 में कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का दामन भी बीजेपी में शामिल होने के बाद पाक हो गया था। महाराज के बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक मामला बंद कर दिया है, जहां उन पर जमीन बेचते समय संपत्ति के दस्तावेज में हेराफेरी करने का आरोप था। इनके अलावा विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद सोवन चटर्जी, यामिनी जादव और भावना गवली जैसे नेताओं पर भी जांच एजेंसियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन के बारे में सुनकर आपको क्या लगता है? इस वॉशिंग मशीन में लालू यादव और तेजस्वी यादव भी धुलेंगे क्या? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।